हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का अध्याय नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इससे पहले कुछ वीडियो में हम इसको पढ़ चुके हैं। आज का वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से। कहाँ से कंटिन्यू करेंगे? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो आज की इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। अगर इसके बात करें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है, जो कि अविभाज्य कण है। यानी डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के अंदर बताया था कि किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसे और अधिक टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, वह क्या कहलाता है? उसका परमाणु। और जो कि क्या होता है? अविभाज्य, मतलब उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसी में दूसरा उसका था कि एक तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान समान होते हैं, परंतु भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। इसी में डाल्टन ने बताया था कि एक तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमान समान होते हैं, लेकिन भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। फिर उन्होंने बताया था कि परमाणु आपस में रासायनिक संयोग द्वारा एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे अणु कहते हैं। उन्होंने बताया था कि जो परमाणु होते हैं आपस में रासायनिक संयोग, रासायनिक क्रियाओं द्वारा एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। उस बड़े पदार्थ को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अगला था उनका, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी जो डाल्टन ने बताया था कि किसी भी रासायनिक क्रिया के अंतर्गत ना तो परमाणु को नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। अगला था उनका कि उन्होंने बताया था कि परमाणु का स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व नहीं होता है। डाल्टन ने कहा था कि जो परमाणु होते हैं उनकी स्वतंत्र अवस्था में खुद का अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन ये तो था आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब इस सिद्धांत की कुछ कमियां थी जो कि डाल्टन के द्वारा जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकी थी। तो हम पढ़ेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। तो कमियों की बात करें तो परमाणु विभाज्य कण है। देखो, डाल्टन ने क्या बोला था? परमाणु अविभाज्य कण है। लेकिन इनकी कमी क्या थी? इन्होंने बताया था परमाणु अविभाज्य कण है, जबकि परमाणु कैसा कण है? विभाज्य कण है, जो कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है। देखो, इन्होंने बोला था कि परमाणु एक ऐसा कण है जिसको और आगे अधिक विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन परमाणु के अंदर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब परमाणु को और आगे भी विभाजित कर सकते हैं। पहली कमी तो ये थी आपकी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। दूसरी कमी क्या थी? दूसरी कमी थी परमाणु का स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व नहीं होता। अब देखो, इन्होंने बोला था कि परमाणु को स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व नहीं होता। आप कौन सी भी अक्रिय गैस उठा के देख लो, वो आपको स्वतंत्र अवस्था में ही मिलेगी। जैसे कि मैं हीलियम की बात करता हूँ, हीलियम कभी भी आपको अणु के रूप में नहीं मिलेगा, स्वतंत्र अवस्था में ही मिलेगा। तो परमाणु का स्वतंत्र अवस्था में भी अस्तित्व होता है, जैसे अक्रिय गैसें। तीसरी कमी थी इनकी। तीसरी कमी क्या थी? तीसरी कमी थी समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। देखो, इन्होंने बताया कि एक परमाणु के जो एक परमाणु होता है उसके सभी परमाणुओं के द्रव्यमान क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितने भी समस्थानिक होते हैं उनके द्रव्यमान क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं 6C12 और एक 6C13 भी होता है और एक 6C14 भी होता है। तो देखो, एक ही परमाणु के द्रव्यमान क्या है? अलग अलग हैं। क्या है? द्रव्यमान अलग अलग हैं। तो इन्होंने बताया था कि जो एक ही परमाणु उसके द्रव्यमान क्या होते हैं? सभी परमाणु के द्रव्यमान समान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद इनकी कमी रही थी कि समबारिकों में परमाणु द्रव्यमान समान होता है। इन्होंने क्या कहा था? जो भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं उनके परमाणुओं का द्रव्यमान वो क्या होता है? अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है। लेकिन समबारिकों के परमाणु द्रव्यमान देखोगे आप तो क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं 6C14 और 7N14। तो देखो, इन दोनों के द्रव्यमान समान है, जबकि डाल्टन ने बोला था कि जो भिन्न भिन्न परमाणु हैं उनके द्रव्यमान भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बाद है, इन्होंने बताया था कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान नष्ट होता है। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? द्रव्यमान नष्ट होता है। तो जो जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था वो कब दिया था? 1808 के अंतर्गत दिया था। तो ये हो गया आपका जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और उसकी कमियां। अगली हम बात करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। क्या बात करते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम की बात करें, जिनमें पहला नियम आता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
दूसरा नियम है आपका स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा नियम है आपका गुणित अनुपात का नियम, चौथा नियम है आपका गैलुसिक के गैसीय आयतनों का नियम और पांचवा नियम है आपका अवोगाद्रो का नियम। तो अब सभी नियमों को हम एक एक करके कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा कौन सा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की अगर बात करते हैं तो इस नियम को सन 1789 में लेवोसिए ने दिया था। यानी इस द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था वो किसने दिया था, लेवोसिए। कौन थे, लेवोसिए ने दिया था। कब दिया था, 1789 के अंतर्गत दिया था। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, मतलब निर्माण किया जा सकता है। अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात अगर हम बात करें तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे कि हम बात करते हैं जो एग्जाम्पल से, हमारे पास एक रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है कि 2Mg + O2 मिलकर क्या बनाते हैं, 2MgO। तो अगर हम बात करें दोनों साइड के द्रव्यमानों की, देखो इधर वाले ये तो आपके क्या है, अभिकारक, और ये क्या है आपके उत्पाद। ये तो क्या आपके अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और ये क्या है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के द्रव्यमान की बात करें हम तो देखो जैसे 2Mg लिखा है यहाँ पर, तो Mg यानी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम का द्रव्यमान होता है 24 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × 24। उसी प्रकार एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है आपका कितना, 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो आप देखो 2 × 24 करोगे तो 48 आएगा, प्लस 32 आएगा, इसको ऐड करोगे तब आएगा आपका आंसर 80 ग्राम। मतलब जो रिएक्टेंट यानी आपके अभिकारक हैं उनका कुल द्रव्यमान कितना है, 80 ग्राम। उसी प्रकार अगर हम बात करें 2MgO की, किसकी बात करें, 2MgO की, तो देखो आपका Mg का द्रव्यमान कितना होता है, 24 ग्राम, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 ग्राम। टोटल मिला के कितना हो गया, 24 + 16 यानी 40। 40 × 2 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। यही है आपका क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब द्रव्यमान आपका सदा संरक्षित रहता है, मतलब नष्ट नहीं होता। ये था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगली बात करते हैं हम स्थिर अनुपात का नियम। अगला नियम कौन सा है, स्थिर अनुपात का नियम। तो इस नियम को किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने। जो आपका स्थिर अनुपात का नियम था वो किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने। अब उनके अनुसार क्या था, उनके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। जोसेफ प्राउस्ट ने कहा था कि किसी यौगिक के अंतर्गत तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात है वो सदा कैसा रहता है, समान रहता है। इस नियम को संगठन का नियम भी कहा जाता है। जो आपका स्थिर अनुपात का नियम है उसको और क्या कहा जाता है, स्थिर अनुपात के नियम को संगठन का नियम भी कहा जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के अंदर जैसे आपका श्वसन है, वहाँ से भी आपको CO2 देखने को मिल जाता है। उसके बाद C+O2 रिएक्शन करके भी क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करोगे तब भी CO2 बनेगा, और CH4 की रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ कराओगे तब भी CO2 बनेगा। लेकिन जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन, CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन है उसका अनुपात फिक्स रहेगा सभी में, कितना, 3:8। तो यही था आपके क्या, स्थिर अनुपात का नियम। यानी जोसेफ प्राउस्ट ने कहा था कि किसी भी यौगिक के अंदर जो दो तत्व है, जितने भी तत्व हैं उनका द्रव्यमान क्या रहता है, सदैव, जो अनुपात है वो क्या रहता है, सदैव समान रहता है। ये था आपका स्थिर अनुपात का नियम। अगला नियम था आपका गुणित अनुपात का नियम। कौन सा नियम था आपका, गुणित अनुपात का नियम। तो इस नियम को जॉन डाल्टन ने दिया। किसने दिया था, गुणित अनुपात के नियम को जॉन डाल्टन ने। तो अगर हम बात करते हैं नियम क्या था, इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ सरल या गुणित अनुपात में अभिक्रिया करता है। अब इस गुणित अनुपात के नियम में कहा गया था कि कोई भी तत्व है आपस में अभिक्रिया करके या तो 2 तत्व बनाए या 2 से अधिक यौगिक बनाए तो एक तत्व दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ सरल या गुणित अनुपात में अभिक्रिया करता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल है आपका, मान लो कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या कर दिया हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके H2O बना रहे हैं, और दूसरी बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपका क्या बना रहे हैं, H2O2, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, H2O2 को हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 को क्या बोला जाता है आपका, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखो, अब इसके अंदर क्या कर दें कि हम हाइड्रोजन को फिक्स कर दें। किसको फिक्स कर दें, हाइड्रोजन को कितना, 2 ग्राम।
अब हाइड्रोजन को हम फिक्स करते हैं 2 ग्राम, तो आप देखोगे कि एक बार तो इसके साथ ऑक्सीजन 16 ग्राम, यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, दूसरी बार इसके साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है। लेकिन आप इन सभी का अनुपात देखोगे तो अनुपात क्या आएगा आपका 1:2। यही बोला था गुणित अनुपात के नियम में, या तो सरल अनुपात में क्रिया करेगा या फिर गुणित अनुपात में क्रिया करेगा कोई भी पदार्थ। जैसे कि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि N2O। अब N2O को कौन बना रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, ठीक है। तो नाइट्रोजन का 28 है, ऑक्सीजन का 16 लिया है। अगर हम नाइट्रोजन को फिक्स कर दें कि 14 ग्राम है नाइट्रोजन, अगर हम ऑक्सीजन को फिक्स कर दें कि नाइट्रोजन कितना है हमारा 14 ग्राम, जैसे NO बना तो उसके NO में नाइट्रोजन 14 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम, ठीक है। ऐसी N2O3 बना तो नाइट्रोजन 28 ग्राम, ऑक्सीजन 48 ग्राम। ऐसे ही NO2 बना तो नाइट्रोजन 14 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम। अब देखो उसके बाद N2O5 बना तो नाइट्रोजन 28 ग्राम और ऑक्सीजन 80 ग्राम। मैंने क्या कहा आपको, नाइट्रोजन को क्या कर दो, नाइट्रोजन आपको उसने नाइट्रोजन को क्या कर दिया फिक्स 14 ग्राम, तो यहाँ तो 14 ग्राम था इसलिए यहाँ कितना लिख दिया ऑक्सीजन 16 ग्राम। लेकिन यहाँ देखो यहाँ कितना था नाइट्रोजन 28 ग्राम, यहाँ कितना लिखना था हमें 14 ग्राम। तो हमने नाइट्रोजन को 28 से 14 किया तो इसको कितना करना पड़ेगा, इसको ऑक्सीजन को 48 से 24 आधा करना पड़ेगा। उसी प्रकार आप देखोगे कि यहाँ नाइट्रोजन 14 ग्राम लिखा हुआ है तो यहाँ नाइट्रोजन लिख दिया 14 ग्राम फिक्स करके, लेकिन ये आपका ऑक्सीजन वो भी क्या है 32 ग्राम रहेगा। इसी प्रकार आपको यहाँ पर नाइट्रोजन 28 ग्राम है, अब यहाँ से इसको 14 ग्राम करेंगे यानी आधा करेंगे तो इसको भी आधा करना पड़ेगा। अब आप देखोगे कि जो आपका अनुपात है, इन सभी का अनुपात है क्रिया करने का, वो क्या आएगा, ऑक्सीजन का अनुपात इनके साथ में तो वो आएगा 1:2:3:4:5। यही क्या है आपका गुणित अनुपात, या तो सरल अनुपात में क्रिया करेगा या फिर कैसे करेगा गुणित अनुपात में क्रिया करेगा। यही आपका क्या है गुणित अनुपात का नियम। अगला नियम है आपका, अगला नियम क्या है, गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। यह नियम सन 1808 में गैलुसेक द्वारा दिया गया था। यानी जो गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम किसने दिया था, गैलुसेक ने दिया था। इस नियम के अनुसार सभी गैसें समान ताप और दाब पर आपस में आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती हैं। गैलुसेक ने बताया था कि सभी गैसें समान ताप और समान दाब पर आपस के में आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती हैं। जैसे कि बात करें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, बाष्प यानी जल। तो इसमें 100 ml हाइड्रोजन है, 50 ml ऑक्सीजन, तो कितना ml जल या बाष्प बन रहा है आपका 100 ml। जिसकी हम बात करें अनुपात की तो अनुपात क्या आ जाएगा 100:50 लिखोगे तो 2:1, यानी कैसे अनुपात में क्रिया करेंगे, सरल अनुपात में, आयतन के सरल अनुपात में। उसके बाद आपका लास्ट नियम आता है कौन सा, आवोगाद्रो का नियम। कौन सा नियम आता है, आवोगाद्रो का नियम। तो इस नियम के अनुसार, यानी इस नियम को किसने दिया था, सबसे पहले 1811 में आवोगाद्रो द्वारा दिया गया था, साइंटिस्ट था आवोगाद्रो, उसी के नाम पर क्या रख दिया नियम का नाम, ठीक है। इस नियम के अनुसार समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यानी आवोगाद्रो ने बताया था कि समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, हाइड्रोजन के 2 आयतन तथा ऑक्सीजन के 1 आयतन के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 आयतन बनाते हैं। ये क्या है आपका एग्जाम्पल। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका मापन में अनिश्चितता। अगला टॉपिक क्या है, मापन में अनिश्चितता। तो संख्याओं का सरलता से संचालन करना तथा आंकड़ों को यथासंभव निश्चितता के साथ यथार्थ प्रस्तुत करने के लिए अर्थपूर्ण तरीके भी होते हैं जो कि निम्न हैं। यानी संख्याओं को सरलता से संचालन करने या फिर उन आंकड़ों को यथासंभव यानी सटीक प्रदर्शित करने के लिए और कुछ अर्थपूर्ण तरीके होते हैं जो मापन में अनिश्चितता को दूर करते हैं। मापन में अनिश्चितता के दूर करने के तरीके कौन कौन से, एक तो आपका वैज्ञानिक संकेतन और दूसरा कौन सा है, सार्थक अंक, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे दोनों की एक एक करके, सबसे पहले पढ़ेंगे वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन की बात करें तो इस संकेतन में किसी भी संख्या को n×10⁻n के रूप में लिखा जाता है, जिसमें n चर घातांक है, यानी जो छोटी वाला n है वो क्या है आपका चर घातांक है। इसका मान ऋणात्मक धनात्मक हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो बड़ा वाला n है वो 1 से लेकर 9.99 के मध्य कोई भी संख्या हो सकती है। जो ये वाला n है ये 1 से लेकर 9.99 के बीच कोई भी संख्या हो सकती है। यानी किसी भी संख्या को n×10⁻n के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन। जैसे कि बात करें हम
इस संकेतन में दशमलव को यदि बाईं ओर मतलब इस साइड ले जाते हो, बाईं ओर ले जाते हैं तो चरघातांक धनात्मक होता है। मतलब इस वैज्ञानिक संकेतन में अगर दशमलव को आप बाईं ओर खिसकाते हो तो चरघातांक कैसा होता है? धनात्मक। उसके बाद अगर इस संकेतन दशमलव को यदि आप दाईं ओर ले जाते हो यानी इस साइड ले जाते हो तो चरघातांक कैसा हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। अब वैज्ञानिक संकेतन के तौर पर अगर बात करें संक्रियाओं की, सबसे पहली संक्रिया आपकी गुणा और भाग करना। सबसे पहली संक्रिया क्या है? गुणा और भाग करना। इन दोनों कर्मों के लिए चरघातांक की संख्या वाले नियम लागू होते हैं। मतलब जो चरघातांक में घातों को सॉल्व करने जो नियम लागू होते हैं वो भी नियम यही लगते हैं। जैसे कि बात करें हम 5.6 इंटू 10⁻5 इंटू 6.9 इंटू 10⁸। अब इनका क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखो हमें पता है कि अगर घात समान हो मतलब आधार समान हो तो घात जुड़ जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें? 5.6 इंटू 6.9 और घातों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब 5.6 इंटू 6.9 करोगे तो अब आपका आंसर आएगा 38.64 इंटू 10⁻13। ये घात क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। अगर हम बात अब देखो हमें क्या है, हम हमारा आंसर किस में आना चाहिए? जो बड़ा वाला है ना वो 1 से लेकर 9.99 के बीच होना चाहिए। अब ये हमारा 38.64 आ रहा था, इसको हम जो हमारा दशमलव वो क्या आएगा? लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तब आंसर हो जाएगा हमारा 3.864 इंटू 10⁻14। तो ये होता है आपका वैज्ञानिक संकेतन गुणांक के तौर पर। जैसे ही हम बात करें अगर मान लो दूसरा आपका कि 9.8 इंटू 10⁻−2 या 2.5 इंटू 10⁻6। अब देखो हमें इनका क्या करना है? गुणा करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे 9.8 और 2.5 का। अब हमें पता है आधा अगर समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, भले ही वो माइनस की हो या प्लस की हो। जैसे ही आप इन घातों को जोड़ोगे तो ये हो जाएंगी -2 -6 -8 और इसका सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा 24.50 इंटू 10⁻7। लेकिन हमें आंसर कहाँ लेके जाना है? 1 से 9.99 के बीच। तो ये वाला जो पॉइंट आपका दशमलव है वो लेफ्ट साइड जाएगा। लेफ्ट साइड जाने का मतलब आपका जो चरघातांक है वो प्लस में हो जाएगा। 10 की घात जितने अंक आप दशमलव को लेफ्ट साइड लेके जाओगे उतने चरघातांक आपके क्या हो जाते हैं? प्लस में हो जाते हैं, यानी घात प्लस में हो जाती है। अब ये हो गया आपका 2.450 हो जाएगा। उसके बाद बचेगा देखो अब ये 10 की घात -8 है और ये आपके 10 की घात 1 है। तो -8 में अगर प्लस का 1 ऐड करोगे तब आपकी घात कितनी बचेगी? 10 की घात 7। यानी फाइनल आंसर क्या आएगा आपका? 2.50 10 की घात -7। उसके बाद है आपका कि 2.7 इंटू 10 की घात -3 या 5.5 इंटू 10 की घात 4। यानी इसको भाग करके सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि भाग से अगर कोई संख्या ऊपर जाएगी यानी गुणा में जाएगी तो घात जैसे नीचे प्लस की है तो ऊपर किसकी हो जाएगी? माइनस की। जैसे ही मैं इस 4 की 10 की घात 4 को ऊपर लेके गया तो ये किसकी होगी? माइनस की। यानी 2.7 इंटू 10 की घात -3 इंटू 10 की घात -4 अपॉन 5.5। अब इन घातों का आप ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे 10 की घात -7 और ये 2.7 बट्टे 5.5। तो इसको आप सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा आपका क्या? 0.4909 इंटू 10 की घात -7। लेकिन ये वाला आंसर हमारा कहाँ होना चाहिए? 1 से 9 के बीच में। तो हम पॉइंट को राइट साइड लेके जाएंगे और राइट साइड लेके जाएंगे तब ये हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको पता है दशमलव अगर राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाता है आपका जो घात है वो किस में चली जाती है? माइनस में। तो ये हो जाएगी 4.909 इंटू 10 की घात -8। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये थे आपके गुणा और भाग करना, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं योग करना और घटाना मतलब जोड़ और घटाया करना, इन दोनों कार्यों के लिए पहले संख्याओं को इस प्रकार लिखना होता है कि उनके चरघातांक समान हो। यानी इस योग और घटाव करने के लिए उनकी घातांकों को समान करना पड़ता है। उसके बाद संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है। जैसे कि बात करें हम 6.65 इंटू 10 की घात 4 और 8.95 इंटू 10 की घात 3 का योग। तो सबसे पहले तो हमें इन घातों को समान करना पड़ेगा, या तो 10 की घात 4 करो या 10 की घात 3 करो। तो अगर मान लो हम 10 की घात 4 कर लें दोनों को तो इस वाले पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे हम, और लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? जो दशमलव लेफ्ट साइड जाने पर आपका घातांक कैसा हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका घातांक प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको सॉल्व करोगे तो 6.65 इंटू 10 की घात 4 प्लस 0.895 इंटू 10 की घात 4। अब आप क्या कर सकते हो? यहाँ से 10 की घात 4 कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने के बाद इन्हें ऐड करोगे तब आपका आंसर आएगा क्या? आंसर आ जाएगा 7.54 इंटू 10 की घात 4। यह आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या करोगे? घटाओगे तब भी क्या करोगे? जैसे 2.5 इंटू 10 की घात -2 और
4.8 इंटू 10⁻³ को घटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इन घातों को समान करना पड़ेगा। जैसे ही आप समान करोगे, आप समान कैसे करोगे, देखो यहाँ 10⁻² है और यहाँ क्या है आपकी 10⁻³ आप क्या करोगे, जो पॉइंट है आपका उसको लेफ्ट साइड लेके जाओगे 10⁻³ का। अब आपको पता है कि पॉइंट अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो घात प्लस में जाएगी और प्लस में जाने का मतलब 10⁻³ और 10⁻+1 क्या बचेगा 10⁻²। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 10⁻² को कॉमन लोगे दोनों साइड से। कॉमन लेने के बाद अब इनको आप घटाओगे, घटाने के बाद आपका फाइनल आंसर आएगा क्या 2.02 इंटू 10⁻²। तो ये होते हैं आपके क्या वैज्ञानिक संकेतन है, किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना। अगला टॉपिक है हमारा सार्थक अंक। अगला टॉपिक क्या है हमारा सार्थक अंक, इसको पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।